स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक बेहद अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली केस फाइल के जरिए ये डिकोड करने वाले हैं कि आखिर एक हॉन्टिंग या भूतिया घटना का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है। शुरुआती अफवाहों से लेकर उसके पीछे छुपे उस चौंकाने वाले अंतिम सच तक हम हर एक चीज का गहराई से विश्लेषण करेंगे। मुझे यहां बांध दिया गया। जरा सोचिए, एक कमरा जो सालों से पूरी तरह से सील है और उसके अंदर रखे एक डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर पर अचानक ये खौफनाक फुसफुसाहट कैप्चर होती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि यही वो असली सबूत है जो हमारी आज की इस पैरानॉर्मल मिस्ट्री का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक अलिखित नियम से। कॉलेज में सीनियर्स के बीच एक अनकहा रूल था जो हर साल नए बैच को पास ऑन किया जाता था। रूल बड़ा सिंपल था, तीसरी मंजिल की उस लाइब्रेरी के पास कभी नहीं जाना है, चाहे दिन हो या रात। कोई ऑफिशियल नोटिस बोर्ड नहीं था, बस एक अनजाना सा डर था जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बांटा जा रहा था। अब देखिए, जहां ज्यादातर स्टूडेंट्स ने डर के मारे इस नियम को चुपचाप मान लिया था, वही एक स्टूडेंट था अभय। अभय थोड़ा अलग था, निडर और सवालों से भरा हुआ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसके दादाजी गांव के एक जाने माने तांत्रिक थे, तो अभय का हमेशा से ये मानना था कि डर को समझने की जरूरत होती है। अगर उस लाइब्रेरी में कुछ है तो उसके पीछे कोई ना कोई अधूरा सच जरूर होगा। हर परछाई भूत नहीं होते। इसी सच का पता लगाने के लिए जब अभय और उसके कुछ दोस्तों ने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे सवाल किए तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात पता चली। वो लाइब्रेरी हमेशा से बंद नहीं थी। ठीक 12 साल पहले उसे अचानक और हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। तो आखिर 12 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? फाइलों में इसे शेखर इंसिडेंट कहा जाता है। शेखर नाम का एक जूनियर लाइब्रेरियन था जो अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान उस लाइब्रेरी में बेहोश मिला। जब उसे खोजा गया तो उसकी आंखें तो खुली थीं, लेकिन वो दहशत से पूरी तरह लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज हो चुका था। होश में आने पर उसने सिर्फ एक ही बात बार बार कही, वह मुझे पढ़ते हुए देखती रहती है। बस इसी घटना के बाद प्रशासन ने उन दरवाजों पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया था। खैर, अभय और उसका ग्रुप इतने से रुकने वाला नहीं था। उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएंगे। प्रशासन की सख्त मनाही के बावजूद उन्होंने सीक्रेटली एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता को बुलाया। मकसद था उस बंद कमरे की एक पूरी तरह से वैज्ञानिक जांच करना। लगातार 3 रातों तक यह खुफिया इन्वेस्टिगेशन चला और अगर हम उस डेटा को देखें तो डर का ग्राफ लिटरली किसी रॉकेट की तरह ऊपर गया। पहली रात सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस था, दूसरी रात तक शेल्फ से किताबें अपने आप गिरने लगीं और तीसरी रात आते आते तो मामला इतना अग्रेसिव हो गया कि भारी भरकम फर्नीचर पलट दिया गया और एक बहुत ही साफ फिजिकल प्रेजेंस महसूस होने लगी। ये एक टिपिकल पोल्टरगाइज्ड एक्टिविटी थी। इन्वेस्टिगेशन की पहली रात के बारे में डॉक्टर मेहता का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कहा था कुछ जगह रोशनी बर्दाश्त नहीं करती, और ऐसा हुआ भी था। जब टीम वहां पहुंची तो बिना किसी इलेक्ट्रिकल वायरिंग के भी उनका ईएमएफ मीटर जोर जोर से स्पाइक करने लगा। उसके तुरंत बाद लाइब्रेरी की ट्यूबलाइट्स और यहां तक कि उनकी पावरफुल टॉर्च भी अचानक बंद हो गई, जिसकी वजह से उन्हें पहली रात वहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन दूसरी रात का जो क्वांटिटेटिव डेटा था वो और भी ज्यादा डराने वाला था। रिकॉर्डिंग के दौरान टीम के मोबाइल फोन की बैटरी महज कुछ ही मिनटों में 20% से गिरकर बिल्कुल 0 हो गई। पैरानॉर्मल साइंस में इसे एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। इसका सीधा मतलब था कि वहां कोई ऐसी अदृश्य शक्ति मौजूद थी जो भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ऊर्जा खींच रही थी। अब तक सब कुछ उस बंद कमरे के अंदर था, लेकिन उस 3rd फ्लोर से छेड़खानी करने का एक बहुत ही भयंकर नतीजा निकला। अनजाने में ही सही, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन ने उस शक्ति को वहां से आजाद कर दिया और वो पूरे कॉलेज कैंपस में फैल गई। अब वो हॉन्टिंग सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं थी, ये कैंपस वाइड पैनिक बन चुका था। स्टूडेंट्स ने क्लासरूम की आखिरी बेंच पर अनजान आकृतियों को बैठे हुए देखा। रात के सन्नाटे में बंद वॉशरूम से किसी के चलने की आवाजें आने लगीं और कैंपस में किसी लड़की के रोने की आवाजें गूंजने लगी। हॉस्टल की खिड़कियों पर दिखने वाली उन खौफनाक परछाइयों ने सबकी नींदें उड़ा दी थीं। जब बात इतनी बिगड़ गई और प्रशासन ने इन्वेस्टिगेशन करने वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज से निकालने की धमकी दी, तब डॉक्टर मेहता को रियलाइज हुआ कि अब साइंटिफिक मशीनों से काम नहीं चलेगा। इस समस्या का समाधान साइंस से परे है। इसलिए उन्होंने एक ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल एक्सपर्ट सत्यदेव बाबा को मदद के लिए बुलाया। यहाँ इन 2 अलग अलग अप्रोचेस का जो शिफ्ट है ना, वो बहुत दिलचस्प है।
एक तरफ डॉक्टर मेहता के मॉडर्न टूल्स थे, ईएमएफ मीटर, थर्मल सेंसर, जो सिर्फ इस हॉन्टिंग को मेजर करने या नापने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ थे सत्यदेव बाबा के पारंपरिक तरीके, नमक की रेखाएं, मोमबत्तियां, राख और संस्कृत के मंत्र। ये बदलाव इसलिए जरूरी था क्योंकि अब इस घटना को सिर्फ नापना नहीं था, बल्कि उससे संवाद करके उसे शांत करना था। लाइब्रेरी पहुंचते ही सत्यदेव बाबा ने तुरंत उस एनर्जी को पहचान लिया। उन्होंने बहुत ही गहरी बात कही, आत्मा डरी नहीं है, वो नाराज है। बाबा ने साफ कर दिया कि वो जो भी अग्रेसिव या पोल्टरगिस्ट एक्टिविटी हो रही थी, वो किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी। वो असल में न्याय के लिए एक हताश और तड़पती हुई पुकार थी। और फिर बाबा के मंत्रों के बीच जब उस डिजिटल रिकॉर्डर पर एक आवाज उभरी, तो एक ऐसा दबा हुआ सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो कोई आम आत्मा नहीं थी, बल्कि 20 साल पहले उसी कॉलेज में काम करने वाली एक महिला लाइब्रेरियन थी। उसने एक प्रोफेसर की शिकायत की थी और उसी प्रोफेसर ने उसकी हत्या कर दी थी। और सबसे डरावनी बात, इस पूरे मर्डर को बहुत ही चालाकी से आत्महत्या का रूप देकर फाइलों में दबा दिया गया। वो इंसाफ के लिए 20 सालों से वहीं कैद थी। उस पुरानी केस फाइल को हमेशा के लिए बंद करने और उस आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए सत्यदेव बाबा ने रात के ठीक 2:30 बजे लाइब्रेरी के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही सटीक स्पिरिचुअल प्रोसेस किया। सबसे पहले नमक से एक सुरक्षा घेरा बनाया गया, फिर हवन कुंड स्थापित किया गया और अंत में उस पीड़ित का नाम पुकारते हुए उसे पूरे सम्मान के साथ नए कपड़े और जल अर्पित किए गए। और पता है इस रिचुअल का रिजल्ट क्या हुआ? वो ईएमएफ मीटर जो अब तक पागलों की तरह स्पाइक कर रहा था, वो एकदम शांत हो गया। हर तरह की साइंटिफिक और स्पिरिचुअल हलचल पूरी तरह से रुक गई। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि 20 साल से तड़प रही उस पीड़ित को आखिरकार शांति मिल गई थी। इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल जरूर आता है। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी तथाकथित भूतिया जगह हैं या डरावनी कहानियां होंगी जो असल में बिल्कुल डरावनी नहीं है, बल्कि क्या पता वो सिर्फ ऐसे भूले बिसरे पीड़ितों की कहानियां हों जो आज भी किसी अंधेरे कमरे में इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।